गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं अपन क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर अपने पास फोर्थ है, वीडियो 6 आएगा अपने पास में। आप पढ़ेंगे अपन भारत में मानसून की स्थिति। मानसून के बारे में हमने पढ़ लिया है। मानसून कब प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, किन किन क्षेत्रों से प्रारंभ होता है और मानसून की कौन कौन सी अवस्था होती है। अतिवृष्टि क्या होती है मैंने बताया आपको। एक तो बताया था अतिवृष्टि, अतिवृष्टि और एक आएगा हमारे पास छायावृष्टि। छायावृष्टि, ये दो चीजें अपने पास मानसून के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अतिवृष्टि और छायावृष्टि प्रदेश किसे कहते हैं? अतिवृष्टि प्रदेश और छायावृष्टि प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये दोनों चीजें ही मानसून से उत्पन्न होती हैं। देखिए, अतिवृष्टि का मतलब होता है, अति मीन्स होता है ज्यादा, किसी चीज की ज्यादा स्थिति हो जाती है वो अति कहलाती है। जितना अपना मापदंड होता है उससे अगर कुछ चीज ज्यादा मिल जाती है तो वो अति की श्रेणी में आ जाती है। उसी प्रकार जब मानसून से वर्षा अपने सामान्य रिकॉर्ड को तोड़कर आगे की ओर बढ़ जाती है, ज्यादा सेंटीमीटर तक की ओर पहुंच जाती है, तो वो अति क्षेत्र हो जाते हैं और वहां से उन क्षेत्रों के अंदर तूफान है, बाढ़ है, चक्रवात है, ऐसी भयंकर प्राकृतिक क्रियाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, तो वो अति प्रदेशीय क्षेत्रों में आ जाता है। देखिए, सामान्य रूप से कहते हैं अगर किसी मानसून से किसी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर वर्षा करने में सहायक हो जाता है। अगर किसी क्षेत्र में किसी मानसून के द्वारा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करने में सहायक हो जाते हैं, तो वहां पर नदियों में बाढ़ आना प्रारंभ हो जाती है और वो क्षेत्र उस क्षेत्र का शोक बन जाता है। जैसे हमारे पास दो हैं, एक तो है बिहार। बिहार में नदी आती है अपने पास कोसी नदी। कोसी नदी बहती है और इस कोसी नदी में जब मानसून का प्रभाव बढ़ता है तो इस नदी में सामान्य नदियां, सारी नदियां आकर मिलती हैं, तो इसके पानी को वेग को बढ़ा देती हैं और इस बढ़ने से इस कोसी नदी में आए साल यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। अब शोक क्यों कहा इसको? क्योंकि जैसे ही नदी में बाढ़ आएगी, पानी सामान्य स्तर से आगे बढ़ेगा तो पानी अपने तटों को तोड़कर, यानी डेल्टा भागों को तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लग जाएगा, जिससे खेत खलियान नष्ट हो जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियां जो आसपास कच्ची बस्ती थी वो नष्ट हो जाएगी। इसके साथ चार तरफ रेल लाइन है या सड़क मार्ग है वो टूट जाएंगे, जिससे इस यहाँ पर हाहाकार मच जाता है और लोग काफी जनधन की हानि उठानी पड़ती है। इसलिए इस नदी को यहाँ का शोक कहा जाता है। तो समझ में आ गया, अगर किसी क्षेत्र में मापदंड से अधिक वर्षा होती है तो वो हमारे पास अतिवृष्टि प्रदेश में आ जाता है। तो पहला उदाहरण हमारे पास बिहार है और बिहार में कोसी नदी में आए दिन बाढ़ के द्वारा यहाँ पर हमेशा जल की प्रवणता बढ़ जाती है या जल क्षेत्र अधिक हो जाता है, तो जल के द्वारा यहाँ खेत खलियान नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो स्थितियाँ होती हैं, जनधन की हानि हो जाती है, सड़क रेल मार्ग टूट जाते हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और यही क्षेत्र हमारे क्या है, शोक की स्थिति में आ जाता है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दूसरी नदी अपने पास है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नदी जो शोक कहलाती है वो दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। वही स्थिति है, यहाँ भी वर्षा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है, तो सामान्य स्तर से अधिक होने पर पश्चिम बंगाल के अंदर दामोदर नदी के अंदर उसकी बहुत सारी सारी नदियाँ आपस में आकर मिल जाती हैं, बहुत सारी सारी नदियाँ आकर उसमें मिलती हैं, तो उस नदी की जल की जो प्रवणता है उस प्रवणता को बढ़ा दिया जाता है। तो उसके आसपास क्षेत्रों के अंदर खेत खलियान है, जनधन की हानि है, सड़कें हैं, रेल लाइनें हैं, सभी अवरुद्ध हो जाती हैं। इसलिए इसे भी बंगाल का शोक कहा जाता है। ये कब हुआ? जब हमारे पास अतिवृष्टि क्षेत्रों के अंदर वर्षा ज्यादा होती है और सारी नदियां जाकर अपने एक निश्चित
मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं, तो उस नदी की प्रवणता बढ़ने से, उस जल का डेल्टाओं से बाहर निकलना, और बाहर निकलते वक्त तूफान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जो अपने पास अतिवृष्टि प्रदेश को दर्शाती है। तो अतिवृष्टि प्रदेश मानसून का एक रूप है। किसका रूप है अपने पास? मानसून का एक रूप है जो अति वर्षा के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। यह हो गया अपने पास इसका। दूसरा अपने पास है छायावृष्टि प्रदेश। छायावृष्टि प्रदेश ठीक इसके विपरीत है। छायावृष्टि प्रदेश क्या है? ठीक इसके विपरीत स्थिति में पाया जाता है। हमने यहाँ पढ़ा है कि मानसून से अधिक वर्षा हो जाती है, उन क्षेत्रों को अतिवृष्टि कहते हैं। लेकिन जिस मानसून से जहां पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वो क्षेत्र छायावृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो छायावृष्टि प्रदेश ठीक भी अतिवृष्टि प्रदेश के विपरीत है, क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां किसी मानसून से 25 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं होती है, इससे कम वर्षा हो जाती है, उतनी वर्षा होती है। वो सभी क्षेत्र छायावृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप बनते हैं वो अकाल पड़ जाता है, सूखा होता है, सूखाग्रस्त आकाल और सूखाग्रस्त स्थिति बन जाती है। यहाँ पर फसलें नष्ट हो जाती हैं, वर्षा के बिना पेयजल की कमी हो जाती है, खेत खलिहान जलकर राख हो जाते हैं, फसलें जलकर राख हो जाती हैं, सूख जाती हैं, पानी के बिना वो उत्पादन नहीं कर पाती हैं। ये सभी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं, चक्रवात तूफान आते हैं, तो यहाँ पर सूखा अकाल पड़ता है, अकाल पड़ता है। दोनों ही स्थितियां, दोनों ही जो क्रिया है वो हमें नुकसान पहुंचाने में सहायक होती है। तो ये दोनों क्रिया किससे होती है? ये दोनों ही क्रियाएं मानसून से उत्पन्न होती है। किससे होती है? मानसून से उत्पन्न होती है। जहां मानसून से अतिवृष्टि होती है वहां पर अतिवृष्टि, जहां मानसून से वर्षा नहीं होती है वहां पर अपने पास छायावृष्टि प्रदेश कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास दो प्रकार की क्रिया बन जाती हैं, एक अतिवृष्टि प्रदेश, एक छायावृष्टि प्रदेश। तो दोनों ही क्रिया किसकी है? मानसून से होती है। ये भारत के मानसून की सबसे बड़ी स्थिति पाई जाती है। अब भारत में मानसून किस प्रकार से बनता है वो एक प्रक्रिया मानचित्र के आधार पर देखते हैं अपन कि भारत में जो मानसून का बनने का जो तरीका है वो किस प्रकार से बनता है। इसको हम मानचित्र के आधार पर समझ सकते हैं कि मानसून में अपने पास कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। हमारे पास भारत की स्थिति इस प्रकार है। ये भारत के मानचित्र है और भारत के मानचित्र के इधर पश्चिम दिशा है, इधर अपने पास पूर्व दिशा है और इधर अपने पास उत्तर है। पहले दिशा ज्ञात कर लेते हैं अपन, ये दिशा अपने पास। तो देखिए पश्चिम और दक्षिण के मध्य में हमारे पास आता है अरब सागर। कौन सा आता है? अरब सागर। और पूर्व और दक्षिण के मध्य आता है बंगाल की खाड़ी। दोनों क्षेत्र जाते हैं और नीचे पर पाया जाता है हिंद महासागर। ये अपने पास इस प्रकार स्थिति है। इसलिए भारत को हम प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक प्रायद्वीप है। क्यों है? कि भारत तीनों ओर जल से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी क्षेत्र हो, विश्व का कोई भी क्षेत्र हो जो तीनों ओर जल से घिरा होगा, वो प्रायद्वीप की श्रेणी में माना जाता है। तो देखिए भारत प्रायद्वीप श्रेणी में जाता है। अब देखिए ग्रीष्मकाल के अंदर तापमान, यहाँ पर तापमान 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान उत्पन्न हो जाता है। ग्रीष्मकाल के अंदर तापमान बढ़ता है और वायुदाब बढ़ता है। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वो हिंद महासागर तापमान की प्रवणता अधिक होने लगेगी और जैसे अधिक लगेगी तो यहाँ पर जल समीर स्तर समीर की ओर वाष्प बनकर उड़ने लगना प्रारंभ हो जाता है। तो हवाएं चलेगी विपरीत दिशा की ओर। हवाएं कैसे चलेगी? विपरीत दिशा की ओर हवाएं चलती हैं। मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था कि आप एग्जाम्पल करके भी इसको देख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, आप फ्रिज को 1-2 मिनट के लिए खोलिए, फ्रिज में से जो ठंडी हवा है वो बाहर निकलती हुई दिखाई देगी आपको और फ्रिज के अंदर गर्म हवा करना प्रवेश कर देगी। तो 5 मिनट के बाद में फ्रिज के बॉक्स से पानी टपकने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फ्रिज में है वो बाहर की तरह के लिए गर्म हवा प्रवेश कर चुकी हैं और अंदर की जो ठंडी हवा है वो बाहर निकलती है। दोनों ही आपस में जहाँ टकराती है, दोनों हवाएं जहाँ टकराती हैं वहां पर संघनन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संघनन